दोस्तों, मैं हूं कफील अहमद एंड वेलकम टू द माय चैनल फर्स्ट क्लास। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में। तो आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग हायर स्टडीज़ करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं या फिर किसी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाना चाहते हैं। बिकॉज जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है किसी भी कॉलेज में एज असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मास्टर डिग्री के साथ साथ यूजीसी नेट क्वालिफाई करना ऑलमोस्ट अब मैंडेटरी है। और उसके अलावा यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का और भी फ़ायदा है, जैसे कि अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। उस टेस्ट से आप क्या होते हैं, एग्जाम्ड हो जाते हैं। आपको सीधा इंटरव्यू फेस करना होता है, उसके बाद आपको पीएचडी में एनरोलमेंट मिल जाता है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से आज मैंने इस टॉपिक को चूज़ किया है वो ये है कि अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हैं विद जेआरएफ तो आपको एक सर्टेन अमाउंट एज ए फेलोशिप रिसर्च के लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। हर मंथ आपको एक सर्टेन अमाउंट दिया जाता है नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, जब आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं। और साथ ही साथ में जब आप पीएचडी में एनरोलमेंट लेते हैं तो उसके बाद आपको एक सर्टेन अमाउंट मिलना शुरू हो जाता है। फिर में हम देख लेते हैं कि बेसिकली आज हम किन किन चीज़ों पे डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारा डिटेल डिस्कशन होने वाला है वो बेसिकली यूजीसी नेट जेआरएफ पे होने वाला है। साथ ही में हम ये भी देखेंगे कि जो यूजीसी नेट जेआरएफ, सीएसआईआर नेट जेआरएफ, स्लेट और सेट में क्या सिमिलरिटीज़ और क्या डिफरेंसेस है। नेक्स्ट उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब कौन कौन से लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और उसके बाद हमारा जो पेपर पैटर्न है, लेटेस्ट एग्ज़ाम जो होने वाला है मई 2021 के लिए, तो पेपर पैटर्न क्या है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट हमारा जो फेलोशिप का अमाउंट है, मतलब कि आप यूजीसी नेट क्वालिफाई जो जेआरएफ के साथ अगर क्वालिफाई करते हैं तो कितना अमाउंट मिलता है, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कितने दिनों तक मिलता है, वो सारी चीज़ें आज बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि पैसा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और नेक्स्ट हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे। जो हमारा यहाँ पे 2 पेपर्स होता है, एक पेपर 1 जो कि जनरल पेपर है और दूसरा सिलेक्टेड सब्जेक्ट का। तो ऑब्वियसली मैं चूंकि कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो कॉमर्स का ही डिस्कस करने वाला हूँ। और उसके बाद जो है एक पास्ट एग्जाम का स्टैटिस्टिक्स देखेंगे जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था जून 2020 में, सो दैट आपको एक आइडिया लग सके कि इस एग्जाम का लेवल क्या है, कितना कटअप क्या है, कितने लोगों ने एग्जाम को दिया, कितने लोगों ने सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम को क्वालिफाई किया, कितने लोगों ने नेट को जेआरएफ के साथ क्वालिफाई किया। तो वो एक डाटा बेसिक आइडिया के लिए हम यहाँ पे चाहते हैं कि थोड़ा सा एक एनालिसिस कर लें। इसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट डेट है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे मई 2021 के लिए कि जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेट एग्जाम कब होने वाला है, क्या ये सब सारी चीज़ें। और फाइनली मेरा क्या सजेशन है इस एग्ज़ाम के बारे में, मैं उस पर भी थोड़ा सा चर्चा करूँगा। तो आइए चलिए शुरू करते हैं फुल फॉर्म के साथ। तो यूजीसी स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और ये जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है वो एनटीए कंडक्ट करवाता है। जो एनटीए होता है हमारा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, किसके बिहाफ पे, यूजीसी के बिहाफ पे। अब जो नेट का जो फुल फॉर्म होता है वो है हमारा नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। और यहाँ पे सीएसआईआर जिसका फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। और यहाँ पे स्लैट और सेट जो है वो है स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट एंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब देखते हैं कि इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है और सिमिलरिटीज़ क्या है। तो सबसे पहले ये जो 2 एग्ज़ाम होते हैं हमारे, जहाँ जैसा कि मैंने यहाँ पे नेट लिखा हुआ है यूजीसी नेट जेआरएफ, तो एक क्या होता है, ये वाला जो है हमारा यूजीसी नेट जेआरएफ, ये बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट के लिए होता है। और जो हमारा ये सीएसआर नेट स्पेसिफिकली वो साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए होता है। बात जो है हमारा ये जो अगर हम लेवल की बात करें तो ये जो 2 एग्जाम है हमारा नेशनल लेवल का है, बट ये जो स्लैट और सेट है ये हमारा स्टेट लेवल का एग्जाम है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से हैं, इन दोनों एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो आप इंडिया के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर हो जाते हैं। बट अगर आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो जिस स्टेट का आप सेट एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसी स्टेट में आप क्या होंगे, एलिजिबल होंगे वहाँ की यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और इंडिया में कुछ ही ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है। मतलब कि ये कि अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं, बिहार से बिलोंग करते हैं, अगर आपने कर्नाटका का सेट क्वालिफाई किया तो आपको कर्नाटक के ही यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। आप दूसरे स्टेट में की यूनिवर्सिटी में एलिजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टेट्स हैं जहाँ पे इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू एंड कश्मीर है, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट्स हैं, राजस्थान है। तो ये सारे स्टेट्स ही हैं जहाँ पे ये सेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। अब देख लेते हैं कि तीनों में सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है। तो पहला तो ये हमारा जो डिफरेंसेस वो यही है कि ये दोनों नेशनल लेवल के एग्ज़ाम है और ये क्या है हमारा स्टेट लेवल का। और उसके बाद जो है इन 2 एग्ज़ाम में जो हमारा यूजीसी नेट जो होता है हमारा, ये
CSIR और ये नॉन साइंस और साइंस बैकग्राउंड के लिए, वहाँ पे क्या है कि एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपको JRF का यहाँ पे फ़ायदा मिलता है, जो यहाँ पे सेट में वो JRF, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम होता है स्पेसिफिकली सिर्फ ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे आपको जूनियर रिसर्च फेलो का बेनिफिट नहीं मिलता है। उसके बाद जो है लैंग्वेज, इन दो एग्ज़ाम को बेसिकली इंग्लिश और हिंदी में कंडक्ट कराया जाता है, बट यहाँ पे क्या है कि इंग्लिश के साथ साथ आपकी जो मदर टंग है उसमें भी इस एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं। और जैसा कि यहाँ पे JRF का प्रावधान है, तो यहाँ पे एज लिमिट भी होता है। अगरचे आपको JRF के लिए एलिजिबल होना है तो वहाँ पे कुछ एज का क्राइटेरिया है, मिनिमम एज उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट कराया जाता है, तो यहाँ पे कोई अपर एज का लिमिट नहीं है, कोई अटैम्प्ट का हेडेक नहीं है। तो बस जो मेजर डिफरेंसेस था तीनों एग्जाम में यही था। तो आज जो हम डिटेल डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली नॉन साइंस बैकग्राउंड, जो कि ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और लैंग्वेज बैकग्राउंड के लिए है, उसको हम डिटेल चर्चा करेंगे। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है इस एग्जाम में अपेयर होने के लिए, वो ये है कि आपको जनरल कैटेगरी से आप अगर बिलोंग करते हैं तो एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 55% होना चाहिए मास्टर डिग्री में, और वो राउंड ऑफ नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट 55% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद अगर आप SC ST OBC PWD ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है, 50% ही चाहिए मास्टर्स डिग्री में। PhD डिग्री होल्डर है तो आपका मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो आपको यहाँ पे 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज लिमिट जो है हमारा वो है एज ऑन 1 मार्च 2021। ये स्पेसिफिकली किस एग्जाम के लिए है, जो हमारा अभी मई 2021 में होने वाला है उसके लिए है कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए 31 साल है, बट अगर आप SC ST OBC ओमेन PWD ट्रांसजेंडर से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पे 36 साल तक आप JRF के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरा, आप जो कैंडिडेट हैविंग रिसर्च एक्सपीरियंस 5 ईयर, जिनके पास 5 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस है, उनको भी यहाँ पे क्या होता है कि 36 साल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिन्होंने LLM किया है उनको 3 साल का बेसिकली और ज़्यादा डेट मिल जाता है, मतलब 31 + 3 34 साल तक। और उसके बाद जो आर्म फोर्सेज है उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, मतलब कि आप 36 ईयर तक आप JRF नेट को के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मई 2021 के लिए पेपर पैटर्न होने वाला है वो जनरल पेपर से आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो सिलेक्टेड सब्जेक्ट हैं वहाँ से आपके 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब कि टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जो टाइम मिलेगा सॉल्व करने के लिए वो 3 घंटे, मतलब 180 मिनट का टाइम मिलेगा बिना ब्रेक के। कोई ब्रेक नहीं है इस बार मई 2021 में। और जो मार्किंग स्कीम है यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब कि कोई भी रॉन्ग होगा तो आपका सही आंसर कटने वाला नहीं है। और जो 150 क्वेश्चन है, मतलब हर एक क्वेश्चन के लिए आप। नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं फेलोशिप के बारे में, कितना अमाउंट मिलता है। और जब आप UGC नेट क्वालिफाई करते हैं विद JRF, तो बेसिकली ये क्या है, एक अवार्ड दिया जाता है जो मेरिटोरियस स्कोर जिनका होता है, जो तो उनको जो ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है उनका इस फेलोशिप देने के पीछे कि एडवांस स्टडीज़ और रिसर्च के फील्ड में आप कुछ अच्छा कर सके। तो यहाँ पे क्या करना पड़ता है कि जब आप UGC JRF के साथ क्वालिफाई करते हैं तो उसके बाद आपको PhD में इनरोल कराना ज़रूरी हो जाता है। बिना PhD में इनरोल कराए आपको ये बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं आप। तो जैसे आप PhD में इनरोल कराते हैं तो उसके बाद एक कोर्स वर्क भी कराया जाता है, जहाँ पे 75% अटेंडेंस के साथ उसको कंप्लीट भी करना होता है। और ये जो बेनिफिट है आपको JRF का, वो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक मिलता है। मतलब शुरू के जो 2 साल होते हैं आप एज ए जूनियर रिसर्च फेलो वहाँ पे काम करते हैं, और जो उसके बाद आप 2 साल के बाद कन्वर्ट कर दिए जाते हैं सीनियर रिसर्च फेलो में। तो जो इन दो ईयर, इनिशियल 2 ईयर्स और जो नेक्स्ट का 3 ईयर्स है, इसमें बेसिकली यहाँ पे जो 5 साल आपको फेलोशिप मिलता है, तो यहाँ पे जो इनिशियली 2 ईयर्स है उसके अमाउंट में और जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है उसके अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है। तो अमाउंट क्या है कि जो JRF का जो अमाउंट है वो क्या है कि पहले, मतलब जूनियर रिसर्च फेलो इनिशियली जो 2 साल मिलने वाला है, जो बेसिक है वो अभी जो करंट में रिवाइज्ड अमाउंट है वो 31,000 है। और प्लस आपको क्या मिलता है, HRA कैसे कैलकुलेट होगा आपका, 8%, 60%, 25%, मतलब 8% अगर इसका निकालिएगा 31,000 का तो ये 2480, 16% 4960 और इसका 24% 7440। मतलब कि ये अमाउंट डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे, लोकेलिटी पे, कौन से शहर में, Tier 1 Tier 2 ऐसे करके वो डिपेंड करता है कि जहाँ का जिस यूनिवर्सिटी में है उसके अकॉर्डिंग आपको ये जो भी रूल्स और नॉर्म्स है उसको फॉलो करते हुए आपको ये दिया जाएगा साथ में। और फिर जब 2 साल के बाद ये अमाउंट क्या बढ़ के क्या हो जाता है, 31,000, 35,000 हो जाता है। और साथ में आपका जो HRA का जो रूल्स रेगुलेशन है वो 8%, 16%, 24% वो अप्लाई हो जाता है। कुल मिला के ये अमाउंट, फिर ये अमाउंट, और उसके बाद आपको एक्स्ट्रा जो मिलता है 1 साल का कंटीजेंसीज भी मिलता है। मतलब कि आप रिसर्च के लिए कहीं जा रहे हैं, किसी सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, बहुत सारा चीज़ है, तो उसके लिए जो है
जो ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, जो भी रिवाइज्ड करंट जो पैसा है वह है कि फर्स्ट 2 ईयर्स आपको 10,000 मिलता है, और उसके बाद जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है वो सीधा डबल हो जाता है 20,500, और साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए वो 12,000 होता है इनिशियली 2 ईयर्स, और जो नेक्स्ट 3 ईयर्स है वो हमारा 25,000 हो जाता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अगर आप PhD करते हैं तो एक्स्ट्रा 10 से 12,000 आपको बुक के लिए भी स्पेसिफिकली दिया जाता है। तो अच्छा खासा ये अमाउंट है। बेसिकली इसको अगर देखा जाए तो ये 40-45 हज़ार के आसपास पहुंच जाता है टोटल, अगर इन टोटलिटी में देखा जाए तो बहुत ही एक ऐसा अमाउंट जो नेक्स्ट 5 ईयर्स तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी थी फेलोशिप की और JRF की। देख लेते हैं क्या क्या है। जो पहला पेपर हमारा जनरल पेपर है, सबका एक जैसा ही होता है। उसमें बेसिकली 10 यूनिट्स है, जैसे कि टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्प्रीहेंशन है, कम्युनिकेशंस है, फिर यहाँ पे मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आता है जिसमें बहुत सारे और भी सब टॉपिक्स हैं। फिर उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ पे भी सब टॉपिक्स हैं, और डाटा इंटरप्रिटेशन यहाँ पे भी है। फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है, और फिर पीपल एंड डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, और फिर हायर एजुकेशन सिस्टम। तो ये पूरा जो है यहाँ से 50 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो नेक्स्ट हमारा जो सिलेक्टेड पेपर है, तो यहाँ पे मैंने कॉमर्स लिया है। तो यहाँ पे क्या है कि बाकी जो अलग अलग सब्जेक्ट के जो लोग हैं वो लोग, जो वेबसाइट है इसका NTA का, वहाँ से आप सारा सिलेबस दिया हुआ है, तो वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस है, फिर उसके बाद अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग है, उसके बाद बिजनेस इकोनॉमिक्स है, फिर बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, और फिर बिजनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, फिर उसके बाद बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च एंड मेथड है, फिर आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट है यहाँ पे, उसके अलावा लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस है, देन इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग है। तो ये पूरा एक सिलेबस है इन शॉर्ट अगर देखा जाए तो। ये तो अपने आप में एक पूरा एक टॉपिक ही है, बट यहाँ पे मैं जस्ट जो मेन टॉपिक ये है यूनिट वाइज मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दिया है। जो है हमारा वो पास्ट एग्जाम स्टैटिस्टिक्स है, जो कि मैंने लिया है जून 2020 का। तो यहाँ पे जो ओनली असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, उसमें से जो अपेयर हुए थे वो 1,40,479 थे, और उसमें से क्वालिफाई कितनों ने किया, सिर्फ 4848 ने क्वालिफाई किया। और उसके बाद बोथ जो JRF प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया था, और उसमें से जो लोग सिर्फ अपेयर, यहाँ पे जितने लोग अपेयर हुए थे, फॉर्म तो बहुत अप्लाई होता है, तो अपेयर हुए थे 3,86,228। उसमें से जो रिजल्ट आया था ना, उसमें से मतलब अब जो JRF किनको किया जाता है, जो टॉप रैंकर्स होते हैं, तो उसका अगर परसेंटेज देखिएगा, जितना लोग अपेयर हुए थे तो उसका 1.6% लोग को ही क्या हुआ था, UGC नेट क्वालिफाई हुए थे JRF के साथ। बाकी को सिर्फ ओनली मतलब नेट क्वालिफाई कर दिया गया था 36,136 को। मतलब ये दोनों डाटा मिला के टोटल जो रिजल्ट आया था ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर UGC नेट सिर्फ जिन लोगों ने क्वालिफाई किया वो 40,986 थे जून 2020 में, और JRF के साथ जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था वो 6,171 थे। कहने इनका अपना पासिंग क्राइटेरिया कुछ ऐसा है कि इनका 6% कुछ फॉर्मूला है कि जितने लोग अपियर होते हैं उनका क्या करते हैं, वो 6% को शॉर्ट लिस्टेड करते हैं। जो मिनिमम क्राइटेरिया है जनरल के लिए वो 40% है मिनिमम स्कोर दोनों पेपर में, और जो रिजर्व वाले में आते हैं OBC उनको 30% मिनिमम स्कोर करना पड़ता है। इसके हिसाब से वो लोग ना पहले शॉर्ट लिस्टेड करते हैं, फिर शॉर्ट लिस्टेड होने के बाद फिर वो क्या करते हैं, जो टॉप मेरिटोरियस होते हैं उनमें से कुछ जो टॉप रैंकर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नेट को JRF के साथ क्वालिफाई कर देते हैं, और बाकी अपना इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग वो रेस्ट को क्या कर देते हैं, सिर्फ ओनली UGC नेट क्वालिफाई कर देते हैं, मतलब एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये सारी कहानी थी। इसको बताने का मतलब ये था कि यहाँ पे कंपटीशन का आप लेवल देख सकते हैं, मतलब ये अपीयरेंस है फॉर्म तो, और साल में 2 बार इसका एग्जाम होता है, तो कितने सारे स्टूडेंट दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और MCQ है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कॉन्सेप्ट ही मैटर करता है। अब डेट देख लेते हैं जो मई 2021 में एग्जाम होने वाले हैं क्या क्या है। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन और सबमिशन है वो 3 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, और आप 3 मार्च तक इसका लास्ट डेट है। 11:50 रात तक आप पेमेंट कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है इसका वो है www.nta.nic.in। उसके बाद एक और वेबसाइट है जो कि ugcnet.nta.nic.in। यहीं से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और जो भी जितना भी सिलेबस वगैरह सब डाउनलोड यहीं से हो सकता है। फीस जो है वो जनरल वालों के लिए 1,000 है, OBC 500 एंड SC ST और ट्रांसजेंडर के लिए 250 है। जो एग्ज़ाम का डेट है वो है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 17। उसके बाद जो शिफ्ट होगा 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा, 9 से 12 और 3 से 6। बेसिकली बहुत सारे सब्जेक्ट हैं तो अलग एक डेज में पॉसिबल नहीं है। तो फॉर्म भरेंगे, उसके वेबसाइट पे जाएंगे तो पहले क्या है कि रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखें। पहला तो यह है कि अगर आप 31 साल से कम के हैं तो आप जो दूसरा कॉलम होगा JRF
नेट विद असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें आप टिक मार्क करेंगे। और दूसरा एक ध्यान रखना यह है कि अगर चाहिए आपको सिर्फ इंग्लिश में एग्जाम देना है तो सिर्फ इंग्लिश वाले में, अदरवाइज हिंदी में जब टिक कीजिएगा हिंदी वाले में तो आपका पेपर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में आएगा। सजेशन है इस एग्ज़ाम के बारे में, यूजीसी नेट के बारे में, कि जो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूजीसी नेट आप क्वालिफाई कीजिए, कोशिश कीजिए कि जेआरएफ के साथ क्वालिफाई करें। उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके ध्यान में मैं लाना चाहूँगा कि जैसे अगर चाहिए आप यूजीसी नेट क्वालिफाई कर लेते हैं जेआरएफ के साथ, तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है आपका वो ये है कि जो जेआरएफ आपको जो अमाउंट मिलता है 35K to 45 पर मंथ, इससे आप ना फाइनेंशियली क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं नेक्स्ट 5 ईयर्स तक, तो वहाँ पे आपके पास बहुत सारा टाइम होता है। बीच बीच में अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में अगर वैकेंसीज आती है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं साथ में पीएचडी के। और पीएचडी उसके साथ साथ आप क्या कर सकते हैं, जब आपके पास पैसा आना स्टार्ट हो जाता है तो एक तरफ से आप फ्री हो जाते हैं, तो आप जो दूसरे कंपटीशन है उसके लिए भी आप आराम से प्रिपरेशन वगैरह कर सकते हैं। लोग करते हैं ऐसा। और जो नेक्स्ट है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि यार फिर पीएचडी करो 5 साल करो, तो अभी जो अब एक पिछले साल क्या है कि एक जो नया नोटिफिकेशन आया था वो ये आया था कि शायद अभी तक जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज में क्या है कि पीएचडी मैंडेटरी नहीं है असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए, लेकिन 3 चीज़ें होती है। मैं आपको बता दूं कि एक रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन होता है। तो सपोज दैट अगर कहीं पे आपका रिक्रूटमेंट भी हो गया, सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट में इशू ये है कि 100 मार्क्स का फॉर्मूला है, मतलब कि जिन्होंने पीएचडी किया है उनका क्या है कि उनको 30 मार्क्स दिया जाता है एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ साथ जो भी स्कोर होता है उनका, और जो जिन्होंने यूजीसी नेट जेआरएफ किया उनको 5 to 7 मार्क्स मिलते हैं। तो आप वहीं पे क्या होंगे, छट जाते हैं, मतलब कि आपका अपॉइंटमेंट ही नहीं हो पाया। सपोज दैट किसी भी तरीके से चलो जेआरएफ के बेस पे, यूजीसी नेट जेआरएफ के बेस पे आपका अपॉइंटमेंट हो भी गया, तो प्रमोशन की बात आ जाएगी। क्योंकि एक नए पिछले साल के एक रूल के हिसाब से जो आया था नोटिफिकेशन की 1/7/2021 के बाद से जितने भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिवर्सिटी लेवल पे क्या होगा कि मैंडेटरी हो जाएगा पीएचडी। मतलब ये है कि पीएचडी करना वैसे भी मस्ट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर चाहिए प्रमोशन चाहिए प्रोफेसर तक पहुंचने के लिए, आपको क्या करना पड़ेगा, पीएचडी की डिग्री चाहिए। बिना पीएचडी के आप प्रोफेसर कभी बन ही नहीं सकते, क्योंकि फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, देन प्रोफेसर, फिर सीनियर प्रोफेसर। तो ये पूरा क्या है, एक प्रोसेस है जहाँ पे पीएचडी की डिग्री कंपलसरी हो ही जाती है। एक तीसरा एस्पेक्ट ये है कि अगर से इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ देखें तो अभी करंट 2020 के डाटा के हिसाब से 1000 यूनिवर्सिटीज़ है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ मिला के, प्राइवेट, सेंट्रल गवर्नमेंट, डीम्ड यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी, और जिसके अंदर जो कॉलेजेस आते हैं वो है 52,627। मतलब कि अगर आप देखेंगे हालात ऐसी है कि बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी में है ही नहीं, बिल्कुल भी स्टाफ नहीं है, टीचिंग स्टाफ। मतलब कितना पोस्ट खाली है, गवर्नमेंट रिक्रूट नहीं कर रही है इसलिए। बट एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों रिक्रूटमेंट तो होना है ना भाई, जो जगह खाली है वो तो फिल होगा ही। तो ये भी एक तीसरा एस्पेक्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे एस्पेक्ट ये है कि ये इशारा कर रहे हैं कि आपको अगर हायर स्टडीज़ में इंटरेस्टेड है और साथ ही साथ में, तो आपको कोशिश करना चाहिए जेआरएफ के, क्योंकि आपकी जब अपनी फंडिंग हो जाएगी तो उसके बाद आप एटलीस्ट 5 सालों तक कम से कम आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं, और उन 5 सालों में तो बहुत कुछ बदल जाएगा। सो ये सारी बातें थी। आई होप मैंने जो मैसेज कन्वे करना चाहा है वो आप समझ गए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, और हाँ, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि ऐसी ही वीडियोस बहुत सारी अभी आने वाली है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।